Assalamualaikum, it's Camcore with Nadia Tahir. और today's topic is ionization energy. इसमें हम देखेंगे ये होती क्या है, इसकी एग्जांपल्स देख लेंगे एंड देन कौन सी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं, और फिर पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी के क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह से इसमें चेंजेस आती हैं. लेट्स बिगिन. आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें. ये एक एटम बना हुआ है, इधर आप देख रहे हैं. ये एटम जो है ये आइसोलेटेड गैशियस एटम है. मीन इसके अराउंड कोई भी एटम नहीं है. गैशियस मीन बाकी एटम्स इससे अवे अवे हैं, उनकी फोर्सेस इस पे एक्ट नहीं कर रही. अब ये जो एटम है ये ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड भी नहीं है. इसके बाहर वाले शेल से, वैलेंस शेल से, ये वैलेंस शेल है इसका लास्ट वाला, इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, डिस्चार्ज करना, उस प्रोसेस के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होती है. उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. अब देखें जरा इसको डिफाइन कैसे करेंगे. आयनाइजेशन एनर्जी इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आइसोलेटेड गैशियस, ये मिस नहीं करना, इन द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट मस्ट एब्जॉर्ब टू डिस्चार्ज एन इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन अ कैटाइन. इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने के लिए चाहिए, रिजल्ट क्या होगा, कैटाइन फॉर्मेशन. या फिर हम इसे थोड़ा इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो कम से कम अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए फ्रॉम अ गैशियस एटम और आयन, गैशियस एटम से या आयन से, रिजल्टिंग इन यूनिट इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज. रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में यूनिट इंक्रीज हो जाएगा. मीन न्यूट्रल है तो +1 हो जाएगा, अगर ऑलरेडी आयन है +1 है तो +2 हो जाएगा. डेफिनेशन जो है उसे रिपीट कर लेते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैशियस एटम और आयन, रिजल्टिंग इन यूनिट इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज. क्लियर हो गया यहाँ तक. अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, समटाइम इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं. नेक्स्ट यूनिट है इसका किलो जाउल पर मोल. समटाइम हम यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी यूज कर लेते हैं. इसके एग्जांपल्स देख लें. सोडियम एटम है, न्यूट्रल है, सोडियम प्लस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन. ये सोडियम जो है इसकी आयनाइजेशन हो गई है. इसके लिए आयनाइजेशन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, जो आयनाइजेशन एनर्जी थी, दैट वाज 496 किलो जाउल पर मोल. सेकेंड एग्जाम्पल है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम कैटाइन +1 इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड इज 738 किलो जाउल पर मोल. चलें नेक्स्ट देखते हैं. फैक्टर्स इफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी. कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं. पहला क्या है, न्यूक्लियर चार्ज. अब एक एटम है, इसके न्यूक्लियस पे चार्ज है, प्रोटॉन्स ही न्यूक्लियस के अंदर, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब यहाँ पे जितने प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही टाइटली हेल्ड करेंगे. अगर टाइटली हेल्ड करेंगे तो इसका डिस्चार्ज होना, इसका रिलीज होना यहाँ से डिफिकल्ट हो जाएगा. तो फिर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा. मीन कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन. इफ न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर, इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली. ज़्यादा प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को जोर से बांध के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, एंड हैंस द आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर. आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स. इसे हम सिंपली नंबर ऑफ शेल्स भी कह सकते हैं. अब नंबर ऑफ शेल्स क्या है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, नेक्स्ट देन थर्ड एंड देन फोर्थ. अब ये शेल जितने ज़्यादा होते जाएंगे तो एटम का साइज उतना बड़ा होता जाएगा. अब न्यूक्लियस जो है इन्हें इलेक्ट्रॉन्स को, पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा. जो थोड़े अवे हैं उनके लिए अट्रैक्शन थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी. जितने ज़्यादा अवे होंगे अट्रैक्शन उतनी लेस होती जाएगी. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे न्यूक्लियस की ग्रिप जो है वो वीक होती जाएगी. अब न्यूक्लियस की ग्रिप जब वीक हो गई तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी हो जाएगा. आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी. means greater the shells lower will be the ionization energy. तो कौन सा रिलेशन बना, इनवर्स रिलेशन.
थर्ड फैक्टर इज टाइप ऑफ ऑर्बिटल आयोनाइज्ड, कि जो ऑर्बिटल आयोनाइज हो रहा है वो कैसा है, उसकी क्या टाइप है, मीन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, हाफ फील्ड है, कम्प्लीटली फील्ड है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है या नहीं स्टेबल। तो वो ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड हों या जो फुल फील्ड हों, हाफ फील्ड प्लस कम्प्लीटली फील्ड, और जो कम्प्लीटली फील्ड हैं दीज आर मोर स्टेबल, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है एंड दे हैव लेस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो है वो कम होगी, एंड consequently दे हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में हाई होंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो हमारे पास नोबेल गैसेस हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये फुल फील्ड है, स्टेबल है, 8x8 ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये स्टेबल है। नेक्स्ट नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज हायर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हाई है बिकॉज नाइट्रोजन इज हाफ फील्ड, नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3/6 हाफ फील्ड, ऑक्सीजन में 4/6 है, तो हाफ फील्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये स्टेबल होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया यहाँ तक, मीन्स हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड मोर आयनाइजेशन एनर्जी while others have less. Next is the effective nuclear charge, Z effective। अब ये Z effective क्या होता है, ये हमारे पास एटम है, इसका न्यूक्लियस है, इसके ऑर्बिटल्स हैं, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ये फील करते हैं दैट इज जी इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो। शील्डिंग इफेक्ट से इसका इन्वर्स रिलेशन है। शील्डिंग इफेक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में जो डिक्रीज है बिकॉज ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, मतलब जो डिक्रीज के बाद जो फील करते हैं वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और जो डिक्रीज हो गई है उनकी अट्रैक्शन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, वो शील्डिंग इफेक्ट है, दोनों ऑपोजिट है। समझ आ गई कॉन्सेप्ट की, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is the force of attraction of nucleus that outermost shell electrons feel, जो उन्हें फील होती है, जो उन पे एक्ट करती है। अब देख लेते हैं ये किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करती है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन आर ग्रेटर, अगर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग और पेनिट्रेशन ग्रेटर होगी, द इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस टाइटली हेल्ड होंगे। जी इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द आयनाइजेशन एनर्जी आर स्मॉलर, तो जी इफेक्टिव भी स्मॉलर होगा और आयनाइजेशन एनर्जी भी स्मॉल हो जाएगी। मीन शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो वो जी इफेक्टिव को डिक्रीज कर देता है, जब ये डिक्रीज हो जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगी। इट्स मीन बोथ हैव डायरेक्ट रिलेशन, और अगर हम यही रिलेशन आयनाइजेशन एनर्जी का शील्डिंग इफेक्ट के साथ पढ़ें तो उसका इनवर्स रिलेशन है, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट और जी इफेक्टिव दोनों ऑपोजिट फैक्टर्स हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह से ये डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड चेंज होती है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। इसे फैक्टर्स के साथ रिलेट करके स्टडी करते हैं। पहला फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, पर एटम 1 शेल इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन शेल्स का आयनाइजेशन एनर्जी के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स, तो शेल के इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। नेक्स्ट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, और इसके डिक्रीज होने की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन है। लास्ट वन इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जी इफेक्टिव के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करता है, तो शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। सो प्रूफ हो गया कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब देख लेते हैं लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड फर्स्ट फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उसके इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन था। नेक्स्ट है जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज जो एटॉमिक रेडियाई है दैट इज डिक्रीजिंग, तो इस वजह से भी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी।
लास्ट पे है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से भी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो अलॉन्ग पीरियड सेम रहते हैं, तो उनका इफेक्ट नहीं होता, हैंस अलॉन्ग पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, इसको देखें ज़रा। ये पीरियड है, एक पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और इधर डाउन द ग्रुप फ्रॉम हाइड्रोजन टू फ्रेंशियम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अभी तक हमने एक ही आयनाइजेशन एनर्जी स्टडी की है, फर्स्ट। हायर आयनाइजेशन एनर्जीज भी होती हैं, लाइक सेकेंड, थर्ड, देख लेते हैं। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी इट टेक्स टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द +1 कैटाइन। वो एनर्जी जो एक यूनिपॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए, दैट विल बी द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या मतलब है कि एक एटम जो है इट हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज हो चुका है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी। अब जब एक चला गया तो ये केटाइन बन गया, इस केटाइन से सेकंड रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए दैट इज द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। एग्जांपल देख लें, Mg+ मैग्नीशियम केटाइन है, Mg+2 डाई पॉजिटिव बन गया ये आयन, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी रिक्वायर्ड इज 1451 किलो जूल। नेक्स्ट इज थर्ड, द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी इट टेक्स टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डाई पॉजिटिव आयन। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो +2 आ चुका है, फिर हम उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें तो जो एनर्जी रिक्वायर होगी दैट विल बी द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। एग्जांपल देख लें, मैग्नीशियम+2 मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन है, Mg+3 ट्राई पॉजिटिव आयन, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड इज 7732। ये इससे भी हाई है। कंपैरिजन कर लें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज का, फर्स्ट इज लेस देन द सेकंड, सेकंड इज लेस देन द थर्ड, में जो थर्ड वैल्यू है वो सबसे हाई है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हमने एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो न्यूक्लियस ने जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स थे उन पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर ली, हमने अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जब 2 चले गई हैं तो थोड़े रह गए न्यूक्लियस के पास और भी, तो उन्हें और स्ट्रॉन्गली और टाइटली हेल्ड कर लेगा, और थर्ड को रिमूव करने के लिए फिर हमें और ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, दैट्स वाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर। नेक्स्ट देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, कि आयनाइजेशन एनर्जी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1 है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर इन द पीरियोडिक टेबल। आयनाइजेशन एनर्जी हमें बताती है कि कौन से एलिमेंट्स मेटालिक करैक्टर शो कर रहे हैं और कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। अब वो एलिमेंट्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज लो होंगी, दे विल इजीली फॉर्म केटाइन एंड दीज विल बी टिपिकल मेटल्स। अब जो टिपिकल मेटल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट हैं, दीज आर प्रेजेंट एट द लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स। अब वो एलिमेंट्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हाई हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है, दे टेक अप इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस, दीज आर टिपिकल नॉन मेटल्स। ये कहाँ प्रेजेंट है, एज वी मूव टुवर्ड्स द राइट इन द पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज इंक्रीजेस। तो जिनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज हाई हैं, they are present at right and these are typical non metals। क्लियर है यहाँ तक। जो लेफ्ट पे हैं उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज लो हैं एंड दे आर टिपिकल मेटल्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी या उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, फॉर दिस वी यूज गैप इन द वैल्यूज ऑफ 2 कंसेक्टिव एनर्जीज। 2 कंसेक्टिव एनर्जीज में जो गैप है उसे हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है 520, एंड देन सेकेंड इज 7298 और थर्ड है 11815। तो हम देखेंगे डिफरेंस पहले सेकंड और फर्स्ट में, देन थर्ड और सेकंड में। तो जहाँ पे गैप ज़्यादा है, ग्रेटर गैप है, वो ही उसकी वैलेंसी है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में गैप ज़्यादा है, थर्ड और सेकंड में गैप कम है। इट्स मीन लिथियम शो प्लस
1 वैलेंसी, इसकी वैलेंसी जो है वो +1 है। गैप बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट इज हायर, सो वैलेंसी इज 1। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ द एलिमेंट। एक एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर के बारे में हमें बताती है आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे बताती है, लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी लो होगी, ग्रेटर ऑफ इट्स रिड्यूसिंग पावर, इसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी, लो वैल्यू का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर रहा है। जो चीज इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करे दैट इज इट सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है और रिड्यूसिंग एजेंट बन जाती है। तो वो एलिमेंट्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज लो होती हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट ये हमें बताती है कि किस तरह से एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड बनाएंगे, किस नेचर के कंपाउंड बनाएंगे। द एलिमेंट्स विद लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज, जिनकी वैल्यूज लो हैं, दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। सिमिलरली जिनकी वैल्यूज बहुत हाई होती हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एंड दे ऑल्सो फॉर्म आयनिक कंपाउंड। और वो एलिमेंट्स जिनकी इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं, दरमियान में है, ना बहुत ज़्यादा हाई हैं ना बहुत ज़्यादा लो हैं, दे विल फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उनके इलेक्ट्रॉन लॉस करना भी मुश्किल है और गेन करना भी, तो क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। आयनाइजेशन एनर्जी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। कैसे, हमने जब आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन किया तो हमने कहा एक गैसियस आइसोलेटेड एटम, मीन इस एटम पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। अब इस एटम को, ये जो अकेला पड़ा हुआ है, हमने इसे डिस्टर्ब करना था, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना था, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो इसकी स्टेबिलिटी की मैयर है। मीन्स अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इट्स मीन एटम इज मोर स्टेबल, इफ इट इज लेस एटम इज लेस स्टेबल। तो इस तरह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एटम की स्टेबिलिटी की भी एक मैयर है। यहाँ तक क्लियर है, सब समझ आ गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए। द एलिमेंट्स, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाई। यू हैव टू टेल कि इस एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाईएस्ट है और क्यों है। एंड विच एलिमेंट हैज लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाई। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।